हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो है जो समानुपात और अनुपात हम पढ़ रहे थे उसी का ये वीडियो है। 6वां वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो मैं डाल चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर से रिलेटेड तो पहले उनको देख लीजिए। बेसिक अपना जो बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए। और आपको बता दूं कि ये वीडियो हमारे BTC के लिए और TET के लिए, दोनों के लिए है। BTC और TET दोनों के लिए है। बेसिक मैथ हम पढ़ रहे हैं और हर एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे, जिसमें कि समानुपात मैंने पिछली वीडियो में डाला। उससे पहले 4 वीडियो हम अनुपात की पढ़ के अनुपात को खत्म कर चुके हैं। बाद में यानी अंत में हम दोनों के मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। एक लंबी वीडियो दे दूंगा मैं बाद में एक साथ। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है इसका मेन टॉपिक रहेगा समानुपात के प्रकार। क्या रहेगा टॉपिक? समानुपात के प्रकार। तो दोस्तों, एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी से प्रकार लिखे लेते हैं, उसके बाद हम इन प्रकारों को समझेंगे कि क्या कैसा होता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे समानुपात के कुछ प्रकार हैं। यही प्रकार हैं। देखिए, वितता अनुपात मतलब होता है कंटिन्यूड प्रपोर्शन, ठीक है। और अनुलोम का मतलब होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आपने बहुत सारे पढ़े भी होंगे, इसमें से हो सकता है आपने साइंस में पढ़ा हो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो ये हमारा होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये हमारा होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारे समझा दूंगा क्या होता है। और ये होता है कंपाउंड, ये हमारा होता है कंपाउंड प्रोपोर्शन। अब देखो भाई, एक एक के बारे में आपको मैं आराम से बताता हूं। वितता अनुपात यही देखना, जरा अपना कॉपी पेन लेके थोड़ा शॉर्टकट में नोट्स बना लेना। वितता अनुपात क्या होता है? तो जो समानुपात नॉर्मली हम लिखते हैं ना, कंटिन्यूड का मतलब हो गया, जैसे कि आपने एक नॉर्मल समानुपात लिख दिया, ये दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो भाई कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आपसे कभी कभी तृतीय और द्वितीय अनुपाती पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के आपको डिटेल में ये चीज बताता हूं। अब देखिए, थोड़ा सा गला खराब है, चलेगा, सर्दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला टॉपिक डिस्कस कर लें जल्दी जल्दी से, फिर दूसरा टॉपिक, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, मतलब दूसरा नहीं सारे ही करेंगे टॉपिक डिस्कस। देखो, इसमें आपसे एक पूछा जाता है मध्यानुपाती, और एक पॉइंट पूछा जाता है तृतीय अनुपाती, और चतुर्थ अनुपाती हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। वो तो आपको पता ही होगा और आप निकाल लेते होंगे। मध्य अनुपाती पूछा जाता है और तृतीय अनुपाती पूछा जाता है। ये वितता अनुपात में ही आता है, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आता है, इसलिए ये पूछा जाता है। क्यों? देखिए कैसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेके आपको बताता हूं, आप समझ जाओगे। एग्जांपल हमारा है कि 12 और 18 का, 12 और 18 का, या फिर ऐसे मान लो 8 और 18 का मध्य अनुपाती बताइए। क्या बताइए? मध्य अनुपाती। 8 और 18 का मध्य अनुपाती बताइए। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, आपको समझना कैसे है। देखो, मध्य अनुपाती मतलब बीच में आएगा, मध्य अनुपाती मतलब बीच में आएगा, ये जरूर याद रखना है। तो बीच का जो दोनों नंबर होते हैं ना, वही आपके आएंगे। यानी कि 8 अनुपात में हमने मध्य अनुपाती मान लिया x, तो यहां भी x आएगा और यहां भी x आएगा, ऐसे करके निकालना है। और लास्ट में 18, ये बीच वाले अनुपात जो होंगे इसको कहते हैं मध्य अनुपाती, ठीक है। यहां से हमें क्या मिला? देखो, मध्य और समानुपात का बेसिक फॉर्मूला लगा दो तुरंत। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो x² बराबर 18 अट्ठे 144, यानी x बराबर √144, यानी इधर से स्क्वायर हटाओगे उधर अंडर रूट लग जाएगा, बाहर निकल के आएगा 12। यही हमारा उत्तर है। क्या है? यही हमारा उत्तर है। अब दोस्तों, तृतीय अनुपाती पे एक क्वेश्चन देखो। अगर क्वेश्चन लिखा होता
कि 4 और 12 का तृतीय अनुपाती बताओ। तृतीय अनुपाती 4 और 12 का तृतीय अनुपाती। और दोस्तों याद रखना दो संख्याओं में ही पूछा जाएगा, ये भी और ये भी। चतुर्थ अनुपाती के लिए आपको 3 संख्याएं दी जाएंगी और चौथा अनुपात पूछा जाएगा। तो यहां पे हमें 4 और 12 का तृतीय अनुपाती बताना है। अब आपको कि तृतीय अनुपाती मतलब इनके साथ एक ऐसा नंबर लो, एक तीसरा नंबर आ जाए। तो कंडीशन आपको याद रखनी है, मध्य अनुपाती ऐसे निकालते हैं। मैं फॉर्मूला भी रटा दूंगा, लेकिन अगर बेसिक से याद करके रखोगे तो आपको सब याद हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मध्य अनुपाती निकालते हैं तो ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए 3 ही संख्या यही और मध्य वाला अनुपात हमने लिख लिया। ये वित्तता अनुपात में आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे दोस्तों कंटिन्यूड रेशियो है, यानी बी यहां भी है, बी यहां भी है, और यहाँ पे समानुपात है। ये अनुपात नहीं समानुपात, 4 लाइनें आएंगी, 4 डॉट आएंगे। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी, और मध्य अनुपात निकालने का फॉर्मूला होता है बी बराबर अंडर रूट ए सी। तो ये बेसिक फॉर्मूला होता है, ए बाहर वाला और ये लास्ट वाला पद, इसका गुणा करके अंडर रूट निकाल दो, मध्य अनुपात मिल जाएगा। फॉर्मूला रटने की जगह बेसिक याद रखो कि बीच वाले नंबर को 2 बार लिखना है जब मध्य अनुपाती पूछा जाए। जो मध्य अनुपाती हम मानेंगे उसको बीच में 2 बार लिखना है, और फिर समानुपात का बेसिक फॉर्मूला लगा दो, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। और जब तृतीय अनुपाती पूछा जाए तो आप 4 लिखा है, इसको ऐसे ही लिखेंगे, अनुपात 12, और फिर एक बार अनुपात समानुपात में आएगा 12, कंटिन्यूड रेशियो है इसलिए। और तीसरा अनुपाती लिखेंगे एकदम लास्ट में, चौथे अनुपाती की जगह। मान लिया x है, तो तृतीय अनुपात हमारा क्या निकलेगा, 12 गुणे 12 बराबर 4 गुणा x। ये कैसे आ गया, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो हमें मिला 4x बराबर 12 12 144। x बराबर 4 से इसको डिवाइड कर दो तो 4 तिया 12 और 4 छिंग 24। ये आपका आंसर हो गया। x बराबर आप गया 36 आ गया, यहां पे आएगा 36। तीसरा अनुपात मिलेगा 36। तो आप समझ गए होंगे कि वित्तता अनुपात में मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं। अब चलिए दोस्तों, मैं इसमें मध्य अनुपाती फॉर्मूला भी लिखे दे रहा हूं। मध्य अनुपाती निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर जो आपको पद दिए जाएं, 2 पद, दोनों पदों का गुणनफल बस अंडर रूट निकाल दो, आंसर आ जाएगा। दोनों पदों का गुणनफल। हम क्या सीखे थे अभी कि हमारे पास पद होंगे a अनुपात b समानुपात b समानुपात अनुपात c। यहां पे हमारा ये कंटिन्यूड रेशियो में प्रोपोर्शन में ये बनता है मध्य अनुपाती। तो यहां से हमें मिला था बी स्क्वायर बराबर ए सी, क्योंकि इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी बी बराबर अंडर रूट ए सी। हैशटैग मार के एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। अगला फॉर्मूला तृतीय अनुपाती का, तृतीय अनुपाती। भाई तृतीय अनुपाती देखिए जब हम निकालेंगे तो हम कैसे करेंगे, इसको याद रखेंगे आप, ए अनुपात बी अनुपात यहां पे समानुपात लगाइए सी। तो अब हम तृतीय अनुपाती मतलब सी निकाल रहे हैं, तो सी क्या होगा, बी स्क्वायर बटे ए। ये आप याद रखेंगे, एक ये याद रखेंगे, एक ये याद रखेंगे। और इसको आप हिंदी में आराम से ऐसे निकाल सकते हैं कि मध्य अनुपाती बराबर अंडर रूट के अंदर दोनों पदों का गुणनफल, जो 2 पद दिए जाए। अब देखो दोस्तों, इनसे आपके सारे क्वेश्चन हल होते जाएंगे आराम से। अभी हम जब एक्सरसाइज करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना लास्ट में, पहले हम पूरा चैप्टर पढ़ लें, समझ लें, तब तो ये फॉर्मूले यूज होंगे, आप याद कर लेना। तृतीय अनुपात ऐसे निकालते हैं और ऐसे लिखा जाता है, तब तृतीय अनुपात ऐसे निकालते हैं। और द्वितीय अनुपात मध्य अनुपात ऐसे निकालते हैं और ऐसे लिखा जाता है उसको, और ये फॉर्मूला है निकालने का। तो ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद दोस्तों अब यहां पर हम दूसरा देखने वाले हैं, अनुलोम अनुपात। उस पे क्वेश्चन बाद में करेंगे, मैं समझा आपको अभी देता हूं, ठीक है। मैं अभी समझा दूंगा कि अनुलोम अनुपात होता क्या है। अनुलोम अनुपात, अनुलोम
ये बाबा रामदेव वाला अनुलोम विलोम नहीं है, बाबा रामदेव वाला नहीं है, अनुलोम अनुपात है ये। इसको हम समझे थे कि डायरेक्ट प्रपोर्शन, डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब भाई अनुलोम अनुपात आप कैसे समझेंगे? देखो अनुलोम अनुपात आप समझे होंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन, जिसको हम थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो हमने साइंस में पढ़ा था अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती। साइंस में आप ये पढ़ते हो विज्ञान में कि ये चीज इसके अनुक्रमानुपाती है, तो वही होता है अनुलोम अनुपात और कुछ नहीं। इसका दूसरा नाम ये भी है अनुक्रमानुपाती, ठीक है। यानी कि जब आप ये चिन्ह लगा देखते हो, ये अनुक्रमानुपाती का वही चीज है। हम क्या मानते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, एफ अनुक्रमानुपाती है किसके, हम मान लेते हैं एफ नहीं, एफ छोड़ो, एफ को ही माने, चलो एफ अनुक्रमानुपाती है दूरी के। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी बल बढ़ेगा, लेकिन नहीं होता है, फिर भी हम मान लेते हैं दूरी बढ़ने पर बल घटता हो रहा है, बढ़ता कहीं नहीं है, ठीक है। फिर भी हम चलो आपको मान के बताते हैं कि दो संख्याएं हैं, चलो दो संख्याएं सरल सी ले लें, एक x अनुक्रमानुपाती है y के। इसका मतलब होता है कि y को बढ़ाने पर x भी बढ़ेगा, अगर हम y को बढ़ाएं तो x भी बढ़ेगा, ये मतलब होता है इसका। और यदि हम y को घटाएं तो x भी घटेगा। तो ऐसा अनुपात जिसमें एक के बढ़ाने पर दूसरा बढ़ जाता है अपने आप, वो अनुलोम अनुपात कहलाता है। ऐसा अनुपात जिसमें एक के बढ़ाने पर दूसरा बढ़ जाता है, वो अनुलोम अनुपात कहलाता है। और अनुलोम अनुपात में आपने देखा, अभी मैंने बताया कि चिन्ह अगर होंगे तो एक ही दिशा में होंगे, या तो दोनों बढ़ेंगे या तो दोनों घटेंगे। तो एरो का चिन्ह एक ही दिशा में होगा। क्लियर हो गया? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी में, यानी कि तीसरा पार्ट। थोड़ा सा मिटा दें, इन्हीं में लिख जाएगा। तीसरा पार्ट हमारा हो गया दोस्तों, थर्ड पार्ट हमारा हो गया प्रतिलोम अनुपात। अब नाम समझ गए होंगे, जैसे अनुलोम था उसका उल्टा क्या हो गया, प्रतिलोम हो गया। आप लोग तो हिंदी में इतने समझदार हो ही, इनवर्स। और यहां पे इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। ये भी आपने सुना होगा विज्ञान में, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे लिखा जाता है, y प्रोपोर्शनल है 1/x के। इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम यहां पे x प्रोपोर्शनल लो तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह। अगर हम y को बढ़ाएं तो x घटेगा, और यदि हम y को घटाएं तो x बढ़ेगा। एरो देखना ध्यान से, एरो को बड़े ध्यान से देखो। ये एरो हमारे क्वेश्चन में काम आएंगे, बहुत अच्छी तरीके से काम आने वाले हैं ये एरो। यानी एक संख्या को बढ़ाने पर दूसरी संख्या कम हो जाए, और एक संख्या मतलब उसी संख्या को घटाने पर पहली वाली संख्या बढ़ जाए, तो उल्टा हो रहा है यहां पर। इसीलिए इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, यानी प्रतिलोम अनुपात बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलो आप ये भी समझ गए। और दोस्तों अब आपने एक लास्ट पढ़ा था, उसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, वो तो ऐसा ही है, एक दोनों का कंबाइंड रूप दे दिया है। एक आपने पढ़ा था मिश्रित या मिश्र अनुपात, जिसको हमने लिखा था कंपाउंड प्रपोर्शन। तो कंपाउंड प्रपोर्शन आप ऐसे समझिए कि एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें दे दी, अनुलोम अनुपात भी दे दिया और प्रतिलोम अनुपात भी दे दिया। तो एक ही क्वेश्चन में जब दोनों चीजें आ जाती हैं तो वहां पे मिश्र अनुपात होता है। अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीजें मैं बता दूंगा कैसे होता है। अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन लिख के आ रहा होगा ऊपर कि बस में यात्रा करने पर 50 किलोमीटर की दूरी का किराया 60 रुपए है, 25 किलोमीटर की दूरी का तय करने पर कितना किराया देना पड़ेगा। तो ये मैं आपको अब यहां से समझाऊंगा कि आप कैसे पता लगाएंगे कि अनुलोम अनुपात है या प्रतिलोम अनुपात है, और फिर उसको आगे हल कैसे करेंगे। तो यहां पे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि 50 किलोमीटर की दूरी तय करने पर किराया, दो चीजें हमें दी गई हैं, जैसे मैं करा रहा हूं वैसे ही लिखना, दो चीजें दी गई हैं। बट छोटे बच्चे भी बड़ी आसानी से समझ जाते हो, आप तो फिर भी बड़े हो समझ जाओगे। एक चीज दी गई दूरी और दूसरी चीज दी गई है किराया। रुपए में दिया गया है किराया, तो हम रुपए का सिंबल लगा देते हैं।
और कहा गया कि 50 किलोमीटर की दूरी का किराया है 60 रुपए। यानी जब दूरी हम तय करते हैं 50 किलोमीटर, ये हमें दी गई है किलोमीटर में, तो हमें किराया देना पड़ता है 60 रुपए का। ठीक है। और उसके बाद कहा गया कि 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको कितना किराया देना पड़ेगा। अब भाई मेरे एक बात बताओ, क्वेश्चन को आप आसानी से समझ जाएंगे कि भाई जब आप ज्यादा दूरी जाओगे तो आपको ज्यादा किराया देना पड़ेगा, आप कम दूरी जाओगे तो आपको कम किराया देना पड़ेगा। अब बताओ ये कैसा प्रोपोर्शन हुआ, कैसा अनुपात हुआ। देखो, ज्यादा दूरी जाने पर ज्यादा किराया, कम दूरी जाने पर कम किराया आएगा। तो आप समझ गए ना ये कैसा अनुपात हुआ। ये अनुपात हुआ हमारा अनुलोम। एक चीज बढ़ाने पर दूसरी भी बढ़ जाती है और एक चीज घटाने पर दूसरी भी घट जाती है। अगर यही उल्टा हो रहा होता कि हम ज्यादा दूर जा रहे हैं लेकिन किराया कम दे रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। आप अपनी रियल लाइफ के एग्जांपल में जाओ कि आपको 50 किलोमीटर के 60 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो 25 किलोमीटर के कितने रुपए देने पड़ेंगे। वैसे तो आपको पता है कि 30 रुपए देने पड़ेंगे भाई, ये इसका आधा होगा तो 30 रुपए दे देंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन निकालेंगे कैसे। तो हमने मान लिया कि x रुपए देने पड़ेंगे। अब आप सवाल ऐसे ही करोगे, सवाल आपको ऐसे ही करना है। आपने मान लिया कि x रुपए देने पड़ेंगे और दिमाग में सीधा सीधा मान लिया कि ये x की वैल्यू कम होगी, क्योंकि अब हम कम दूर जा रहे हैं तो हमें कम ही किराया देना पड़ेगा। पहले किराया था 60 रुपए, अब हमें उससे कम देना पड़ेगा। और तीर आपको हमेशा लेना है कम से ज्यादा की तरफ। कैसे? कम से ज्यादा की तरफ। तो हमने कम से ज्यादा की तरफ तीर बना दिया। लो, दोनों में भाई आपको पता है ना कि ये किराया कम आएगा, आंसर जो हमारा आएगा वो कम आएगा, तो हमने कम से ज्यादा की तरफ तीर बना दिया। तीर बनेंगे एक ही दिशा में। जब तीर एक ही दिशा में बनेंगे तो अनुलोम अनुपात हो गया। अब आपको देखो अनुपात कैसे लेना है, तो भाई तीर की पूंछ की तरफ से ऊपर की तरफ बढ़ो, यानी 25 का अनुपात 50 के साथ, 25 का अनुपात 50 के साथ समानुपात में तीर की पूंछ से ऊपर की तरफ गए, x का अनुपात 60 के साथ। तो यहां से हमने सॉल्व किया, मध्य पदों का गुणनफल यानी x गुणा 50 बराबर 60 गुणा 25। तो हमें मिला x बराबर 60 गुणा 25, और ये 50 यहां गुणा में नीचे आ जाएगा भाग में, बटे 50। काटो भाई, 25 दूनी 50 और 2 से काटा 60 को तो 30 बार। हमें मिला x बराबर 30। ये है रुपए, यानी इतना किराया देना पड़ेगा। देखिए कितना सरल सवाल था अनुलोम अनुपात का। अब एक प्रतिलोम अनुपात का क्वेश्चन देख लेते हैं। किसका? प्रतिलोम अनुपात का। तो जरूर देखेंगे भाई, चलो देखते हैं, क्योंकि आप जब करेंगे कुछ तभी तो आपको समझ में आएगा। तो प्रतिलोम अनुपात का भी क्वेश्चन ऊपर लिख के आ रहा है कि विद्यालय के मैदान को समतल कराने के लिए 9 मजदूरों को 16 दिन काम करना पड़ता है या 16 दिन समय लग जाता है। यदि मजदूरों की संख्या 12 कर दी जाए तो कितने समय में मैदान समतल हो जाएगा। अब हमसे देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, मजदूर और दिन। हमसे कहा गया कि 9 मजदूर 16 दिन में काम कर देते हैं। हमने मजदूर बढ़ा के कर दिए 12। अब आप खुद बताओ। तो दोस्तों अब आप बताइए कि जब 12 मजदूर हो गए, बढ़ के मजदूर कितने हो गए? 12 हो गए हैं। तो ये एक बात बताओ आप कि पहले 9 मजदूर थे तब 16 दिन लग रहे थे, अब 12 मजदूर हो गए थे, दिन ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? आपको पता है कि जब हम लोगों को बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है दिन कम लगेंगे। कैसे लगेंगे? कम लगेंगे। अभी 16 दिन लग रहे थे, अब हमारा जो आंसर आएगा, जो हम x मान रहे हैं दिनों को, वो कम होगा। तो कम होगा तो आप अनुपात, अब अपनी तीर की लाइन कैसे बनाएंगे? ऐसे, कम से ज्यादा की ओर। ठीक है, यहां भी कम से ज्यादा की ओर। और अब अनुपात कैसे लेंगे? तो उसी प्रकार लेंगे, यानी पूंछ से चोंच की तरफ, यानी 9 से 12 समानुपात x से 16। तीर की इस साइड से लिया करो, x से 16। तो मध्य पदों का, अब समानुपात का बेसिक फॉर्मूला आपको बताया मैंने, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यानी 12 गुणा x बराबर 9 गुणा 16। तो x बराबर मिला 9 गुणा 16 बटे 12। ये 12 यहां भाग में आ जाएगा, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 3 से काटा 3 त्रिका 9, मिला हमें 4 तिया 12। x बराबर 12 दिन।
देख लो भाई, जब 12 मजदूर हमें काम पर हमने लगाए तब हमें दिन जो है वो 12 ही मिले, यानी 12 दिन में उन्होंने काम खत्म कर दिया। जब मजदूर बढ़ा दिए तो काम अपने आप जल्दी पूरा हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अपनी बुक से आप पहले इस टाइप के क्वेश्चन को निकालेंगे और अब मुझे आशा है पूरी कि आप निकाल भी लेंगे। तो दोस्तों अब हम कुछ आपको क्वेश्चंस देंगे, वो आपको करने हैं और टेंशन बिल्कुल ना लो। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन अभी मैं करवाने वाला हूं, ये वीडियो में ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता बस इसलिए, ठीक है। तो अभी हम और इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियोस में। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आप मुझे करके दिखाना। कमेंट में जब आप उत्तर देते हो बड़ा मजा आता है, लगता है कि हाँ कोई देख रहा है वीडियो, कोई पढ़ रहा है, कोई मन लगाकर तैयारी कर रहा है। तो चलो अभी मैं लिखता हूं, तब तक के लिए आप थोड़ा सा विराम नहीं करने दूंगा, वीडियो को एडिट करके सीधा आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। चलिए तो चलिए दोस्तों देखिए, ये रहे आपके होमवर्क के क्वेश्चन जिनको आपको करके उत्तर को कमेंट में बताना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, मैं हट गया बीच रास्ते से, आपके और आपके होमवर्क के बीच से मैं हट गया, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों आपको ये क्वेश्चन करने हैं और कमेंट में अपने उत्तर जरूर बताने हैं, ताकि मुझे लगे कि आप हाँ तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगे कि कोई देख के वीडियो कमेंट करता है, उत्तर तो देता है कम से कम। तो चलिए दोस्तों अब मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।